दोस्तों नमस्कार। अगले महीने 5 राज्यों के चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, और इसीलिए मैं इसे दूसरा सेमीफाइनल कहता हूँ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, ये चुनाव इतने महत्वपूर्ण हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कमर कस ली है। नरेंद्र मोदी लगातार नई रणनीतियों से चुनावी बिसात बिछा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करने के लिए वहाँ के तमाम मंत्रियों के टिकट काट रहे हैं। आपको याद होगा कि गुजरात में तो उन्होंने पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री समेत सबको बदल दिया था और उसका फ़ायदा उनको मिला था। राजस्थान में भी वही रणनीति नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश में उन्होंने 7 सांसदों को उतारा है, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल। कैलाश विजयवर्गीय भी चुनावी मैदान में आ चुके हैं। हालांकि वे अनिच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वो तो चाहते ही नहीं थे कि चुनाव लड़ें। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि वो पहले ही हार मान चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन तमाम सांसदों और मंत्रियों को लगा करके इनके भीतर एक प्रतियोगिता पैदा की है कि कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन यहीं पर नरेंद्र मोदी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। शिवराज सिंह चौहान के बहुत खासम खास पर कल आईटी की रेड भी हुई है। ऐसे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरीके से दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, तमाम घोटाले में उनका नाम है। ऑब्वियस है कि एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के साथ है, वहाँ के मंत्रिमंडल के साथ है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की एक अस्मिता भी है, ओबीसी है। 51% वोट है मध्य प्रदेश में ओबीसी का। ऐसे में बीजेपी क्या इसका जोखिम ले सकती है? हालांकि नरेंद्र मोदी इस बात को सोचते होंगे कि वो जो ओबीसी का उनका अपना खुद का चेहरा है, उसको आगे रख करके वो चुनाव लड़ लेंगे और वहाँ के ओबीसी को वो उससे प्रभावित भी कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चुनावी बिसात बिछा रही है, कई सालों के बाद आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के संगठन के स्तर पर और लीडरशिप को लेकर के भी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। जो थोड़ी बहुत चर्चाएं होती हैं, मसलन मध्य प्रदेश में ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच तकरार की और तनाव की चर्चा हुई थी। इवन एक फर्जी वो पत्र भी जारी हुआ जिसमें इस्तीफा दिया था दिग्विजय सिंह ने, लेकिन उसकी उन्होंने पर्दाफाश कर दिया कि वो उनका नहीं था, ये बीजेपी का खेल है। फिर कमलनाथ का वो बयान सामने आया जिसमें वो अपने एक समर्थक को कह रहे हैं कि जाकर के दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए, मैंने अगर आपको टिकट नहीं मिला है। लेकिन कल जो घोषणा पत्र जारी हुआ कांग्रेस का, उस घोषणा पत्र में इन दोनों नेताओं के बीच जो हंसी मजाक हुआ, उससे ये लगा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और कमलनाथ दिग्विजय सिंह के उस नर्मदा अभियान को नहीं भूल सकते, जिसके चलते 2018 में कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी। वो केवल 2 सीटें पीछे रह गई थी बहुमत से। 230 विधानसभाओं में उसे 114 सीटें मिली थी, सरकार बनी थी, कमलनाथ की सरकार बनी थी। दिग्विजय सिंह की तब कोई नाराज़गी नहीं सामने आई थी और आज भी वो नाराज़गी नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम लोग 1980 से मित्र हैं और ये मित्रता सिर्फ राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक है। हम लोगों के बीच मतभेद हो सकते हैं और होते हैं कई बार, लेकिन मनभेद कतई नहीं है। तो जाहिर तौर पर इसका फ़ायदा अब बीजेपी नहीं उठा सकती है, उसने कोशिश की थी उठाने की। हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस को जब सफलता मिली थी उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, चंबल में जिनका दबदबा है। लेकिन पिछले दिनों ये भी दिखाई पड़ा कि तमाम उनके समर्थक विधायक सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी किनारे लगा दिया एक तरह से। अभी तक उनको टिकट नहीं मिला। क्या उनकी भूमिका होगी, क्या पोजीशन होगी मध्य प्रदेश में, ये भी तय नहीं है। तो एक तरह से सिंधिया को कुछ नहीं मिला, न वो घर के रहे न घाट के रहे। मैं आज बात करने वाला हूं मुख्य रूप से कि जो कांग्रेस पार्टी का संकल्प पत्र आया है
उसने बीजेपी के खेमे में हलचल क्यों पैदा कर दी है, हड़कंप क्यों पैदा कर दी है। बीजेपी के पास देने के लिए कुछ, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो वो लाडली योजना या महिलाओं के पेंशन की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, वो एक तरह से जुमलेबाजी नजर आती है, क्योंकि पिछले 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पर अभी भी अगर सामंती व्यवस्था मौजूद है, गरीबी अगर है उस तरह से, तो इसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगता है कि बहुत सधे हुए कदमों के साथ पूरे चुनाव को प्लान कर रही है, और राहुल गांधी का जो अपना विजन है, जो उनका मिशन है, और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी जो अपनी अस्मिता है और जो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के उनका चिंतन रहा है, वो बुद्धिस्ट भी हैं, तो दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इन सब के जो सवाल हैं, वो सवाल पूरे संकल्प पत्र में मौजूद हैं। बेरोजगारों का, नौजवानों का, विकलांगों के लिए, जो विद्यार्थी हैं उन नौजवान विद्यार्थियों के लिए, रोजगार के लिए, ये तमाम चीज़ें उस संकल्प पत्र में हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक एक करके बता देता हूं कि पहली बात तो ये है कि 100 यूनिट बिजली फ्री की बात की है, और ये जो फ्री बीज का सवाल आया था, अरविंद केजरीवाल ने खास करके इसको दिल्ली में लागू किया था, नरेंद्र मोदी ने इस पर हमला किया, लेकिन 5 किलो राशन से लेकर के नमक तक जो वो लोगों को खिला रहे हैं और उसके जरिए इमोशनल अत्याचार करके वो वोट जुगाड़ कर रहे थे। अब अगर जो विपक्ष है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, अगर वो फ्री राशन या फ्री बिजली देने की बात कर रही है तो मोदी जी को खटकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ एजेंडा बिल्कुल कर दिया है कि 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे, अगर 200 यूनिट होता है तो भी आधा करेंगे। केजरीवाल के यहाँ ये है कि अगर 1 यूनिट भी ऊपर जाते हैं तो फिर आपको पूरा देना पड़ेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में थोड़ा अलग रखा है। सबसे महत्वपूर्ण जो राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना कराएंगे, और सरकारी सेवाओं में जो लोग हैं जो 2005 के बाद भर्ती हुए हैं, उनके लिए एक तरह का अमृत की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसकी भी वादा किया है मध्य प्रदेश में, जो उन्होंने लागू भी किया, पहले हिमाचल प्रदेश में लागू किया, कर्नाटक में लागू किया। और ये बातें ये दिखाती हैं कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो जुमलेबाजी नहीं करती। जो वो वादे कर रहे हैं वो वादे बहुत नपे तुले कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो न्याय योजना थी उसके बारे में खुद उन्होंने एक बार कहा था, एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा था कि हमने कई इकोनॉमिस्ट के साथ बात की, उसका एस्टिमेट बनाया और ये तय पाया कि इतना पैसा हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि इकोनॉमी हमारी रन कर सके। जो क्रय शक्ति है लोगों की बढ़े तो फिर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर रोजगार भी बढ़ेगा। ये राहुल गांधी की अपनी समझ है, क्योंकि इकोनॉमी को उन्होंने स्टडी किया है और लगातार वो कई इकोनॉमिस्ट के साथ बात करते हैं। विदेश नीति के बारे में बेहतरीन समझ राहुल गांधी की, ठीक वैसे ही जैसे आज़ादी के आंदोलन के समय नेहरू की अपनी विदेश नीति की समझ थी। तो एक तो उन्होंने पुरानी पेंशन, जाति जनगणना की बात की, बेरोजगारी भत्ता जो नौजवानों के लिए इस समय सबसे बड़ा सवाल है, और इसके अलावा स्कूली बच्चों को आर्थिक सहायता देना। जो वजीफे होते थे वो वजीफों को ख़त्म कर दिया बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जो दलित, पिछड़ा, वंचित तबका है, जो लड़कियां हैं, वो पढ़ ही ना सकें। अगर वो पढ़ेंगे तो वो जेएनयू की तरह, डीयू की तरह वो सवाल पूछेंगे। तो इस सत्ता जो तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है, उसके डेमोक्रेसी का सवाल, उसके संविधान का सवाल, कानून का सवाल, ये पूछे ही ना जाए और लोगों को दबा करके रखा जाए, ये पूरी जो साजिश रही है उस पर एक तरह से हथौड़ी मार दी है राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने। उन्होंने कहा कि हम स्कूली बच्चों को आर्थिक सहायता देंगे, इससे बच्चे प्रेरित होंगे, घर वाले प्रेरित होंगे, प्रोत्साहित होंगे और वो बच्चों को अपने स्कूल में भेजेंगे। नारी सम्मान एक योजना के तहत वो 1500 रुपये प्रति महीने देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। गैस सिलेंडर 500 रुपये में और प्रति महीने, ऐसा नहीं है कि आप जब खरीदेंगे तभी आपको मिलेगा, प्रति महीने कर दिया है। 2 लाख रुपया किसानों की कर्ज माफी की बात कर दी है। और इतना ही नहीं, किसान आंदोलन एक हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसको बीजेपी सरकार ने बड़ी बेरहमी के साथ कुचल दिया था। आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी, बर्बरता से पुलिस के लाठीचार्ज हुआ था,
वहाँ पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसमें यह भी कहा गया है कि जिन किसानों पर वो एफआईआर दर्ज हुई हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी, और बिजली संबंधी जो झूठे मुकदमे जारी हुए हैं उन किसानों पर कि वो सिंचाई के समय बिजली चोरी करते हैं, ऐसे भी मुकदमे हैं, तो उसको भी उन्होंने कहा कि हम ये मुकदमे ख़त्म करेंगे। और सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर मुफ्त बिजली देने का भी वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो एफआईआर वापस लेना, मुफ्त बिजली देना और दिव्यांगजनों के लिए 2,000 रुपया मासिक पेंशन, इसमें वृद्धि की है। जो अभी शिवराज सिंह चौहान सरकार दे रही है उससे उसको बढ़ा करके 2,000 करने का वादा किया है। और एक और महत्वपूर्ण, वही राहुल गांधी का जो विजन है, ओबीसी का आरक्षण 27% करना। इसको कमलनाथ की सरकार ने किया था, लेकिन शिवराज सरकार ने फिर से उसको वापस ले लिया था, जबकि वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं। और एक और इशू जिसका ऐलान बहुत पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था, सागर में एक कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय बनाने की बात, जो संत रविदास के नाम पर होगा। और मध्य प्रदेश में 15.6% दलित समाज है, और उसमें से तकरीबन आधा यानी 47% जाटव समाज है, रविदासिया समाज है। उसको प्रतीक रूप से अपने पक्ष में लाने के लिए, और वैसे भी वहाँ पर जो जाटव समाज है, जो रविदास समाज है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। बाबू जगजीवन राम के चलते वो वहाँ पे था। तो कौशल उन्नयन एक विश्वविद्यालय बनाने की योजना, ये क्या है? ये लोगों को रोजगार देना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को पढ़ाना, और 2 लाख सरकारी जो पद खाली हैं उन पर भर्तियां करना। यानी रोजगार का मतलब ये नहीं है कि पकौड़े की दुकान खोल लेना, या रोजगार का मतलब ये नहीं है कि उनको ठेके पर काम दे देना। सरकारी नौकरियां देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है मध्य प्रदेश में। तो ऑब्वियस है कि बहुत मुश्किल पड़ने वाला है बीजेपी को, और इसीलिए पूरे बीजेपी के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं, वहाँ पर जो आदिवासी है, और आदिवासियों की जो तादाद है वो 21% है। आरक्षित सीटें आदिवासियों की मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, 47 सीटें वहाँ एसटी के लिए आरक्षित हैं, और 32 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर राहुल गांधी जो लगातार बात करते रहे, आदिवासियों को वो कहते हैं कि इस देश के मालिक हैं, वो उनके जल जंगल के जो अधिकार हैं वो संरक्षित रहने चाहिए। उन प्रकृति और संस्कृति दोनों को जो बर्बाद करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, हम इसको संरक्षित करेंगे। ये जो एजेंडा है राहुल गांधी का, वो बड़ा कारगर साबित होते हुए दिखेगा मध्य प्रदेश में। तो ये जो पूरा संकल्प है वो एक तरह से जीत का पैकेज पूरा दिखाई पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है इसको ले जाने में कितना कामयाब होता है। दिग्विजय सिंह एक बड़ा एसेट है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो एक बार कमलनाथ संगठन में बहुत मजबूती देने वाले वो व्यक्ति हैं। तो एक तरफ वो एक संघर्षशील व्यक्ति है दिग्विजय सिंह, और एक तरफ संगठन को मजबूत करने वाले कमलनाथ हैं। ये एक जोड़ी है जिसे जोड़ा है राहुल गांधी ने, और कहीं से कोई विवाद उनके भीतर, कोई अंतर्बोध नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं दिखाई पड़ रही है। और ये इसलिए नहीं दिखाई पड़ रही है कि खुद राहुल गांधी, जो उस परिवार से आते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, लेकिन उस आदमी ने ये साबित किया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता है कि हम चाय बेचते थे, वो आज दिन में 4 बार कम से कम कपड़े बदलता है, जो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलता है, जिसकी गाड़ियों का काफिला ही करोड़ों का है, जिसके दिन का खर्चा करोड़ों में है, और जिसके हवाई जहाज में भी सावर लगा हुआ हो, वो व्यक्ति आज जिस तरह से राजाओं जैसा व्यवहार करता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। और दूसरा वो व्यक्ति है जो जिस पर आरोप लगता है कि वो राजा है, लेकिन वो एक ड्रेस में, कभी टी शर्ट होती है, कभी कुर्ता पजामा होता है, और आजकल तो टी शर्ट राहुल गांधी की बड़ी चर्चित हो रही है, उसमें कभी चप्पल में, कभी सामान्य से जूते में। और राहुल गांधी के पास तो अपनी कार भी नहीं है, वो कार सोनिया गांधी की, उनकी माँ की है, घर भी नहीं है, वो आजकल अपनी माँ के पास ही रह रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्ता के मोह को, जिसने जो सुख है, वैभव है,
उस वैभव के मोह को त्याग दिया है। तो ऐसे में जो उनका संगठन है, विभिन्न राज्यों में जो नेता हैं, उनके भीतर से भी वो मोह छूटता हुआ नजर आ रहा है और वो एकजुट होकर के इस सरकार को, इस पार्टी को, बीजेपी की विचारधारा को दफन करने के लिए तैयार दिखते हैं, एकजुट दिखते हैं। और जब सरकार बनेगी, जब पार्टी जीतेगी, तो ऑब्वियस है कि कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई गृह मंत्री होगा, कोई कैबिनेट में होगा, कोई विधायक होगा, ये तो होगा ही। लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई जिसका लक्ष्य राहुल गांधी ने लिया है कि हमें आरएसएस की उस कब्जा करने की जो नीति है तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर, एक विचारधारा जो हिंदुत्व की है, जिसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला, जिनको जमींदोज करने की साजिश हो रही है, उससे निपटना है। और जो राज्यों की अपनी स्वायत्तता है उसको बहाल करने के लिए वो नहीं होगा कि केंद्र से वो सत्ता चलाई जाएगी। ये बात मिजोरम में भी उन्होंने कही। ये डबल इंजन क्या है, एक तरह से संघवाद पर हमला है। तो राहुल गांधी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो वादे कर रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है।